गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया है और मुझे लगता है कि आप लोग जो भी लेक्चर देख रहे हो उसको बहुत अच्छे से देख रहे हो। और मेरी जो कोशिश है बच्चों कि मैं आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करूं, और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग को यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिले जो आप ढूंढते हो। ठीक है? हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का लगता है कि हाँ सर इसमें ये चीज़ हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं उस पर काम करूँ और आपके लिए बेस्ट लेक्चर यहाँ पर बनाऊँ। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस किए कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब बेसिक फंक्शंस हैं। आज हम लोग एक दो और बेसिक फंक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आएंगे स्पेशल फंक्शन में, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फंक्शन चैप्टर में, डोमेन लेन में भी है और आगे भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। पूरा कैलकुलस देखा जाए तो स्पेशल फंक्शन से बराबर नहीं, ठीक है ना। इसलिए स्पेशल फंक्शन पे थोड़ा हम लोग फोकस भी करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनको डिफाइन करना है। तो पहले एक दो क्वेश्चन जो बेसिक फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोग का आज का जो बेसिक फंक्शन है वह कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की बात जब मैं कर रहा हूँ तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा है कि सर कांस्टेंट फंक्शन आप लिख रहे हो तो कांस्टेंट का तो रोल होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, कांस्टेंट का रोल है यहाँ पर। तो कोई भी फंक्शन अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ एफ एक्स इक्वल टू के, ठीक है, जहाँ के मेरा कोई भी रियल नंबर है, तो ये डिफाइंड होता है कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि एक ऐसा फंक्शन चाहे जिसमें इनपुट तुम कुछ भी रखो, इनपुट चाहे कुछ भी रखो, आउटपुट तुम्हें हमेशा एक सेम कांस्टेंट आएगा, वो कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो एफ एक्स इक्वल टू 5, ये मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर इनपुट कुछ भी दूं बच्चों, इनपुट मैं कुछ भी दूं, डजंट मैटर, आउटपुट क्या मिलेगा? 5। यानी कि इस फंक्शन में कोई चेंजेस की संभावना नहीं है, ये फंक्शन कांस्टेंट बिहेव करता है, इसलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है? तो कांस्टेंट फंक्शन में डोमेन की अगर मैं बात करूं कि डोमेन क्या होगा बच्चों, तो डोमेन तो तुम्हें यहाँ क्लियर दिख ही रहा है कि मैं x चाहे कुछ भी रख लूं, वैल्यू तो 5 की आएगी। और रेंज की मैं बात करूं तो भी तुम्हें क्लियर है कि रेंज तो हमेशा के ही आएगा, चाहे x कुछ भी रखो, इसका मतलब y इक्वल टू के। अब अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, ग्राफ, तो ग्राफ इसका हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्या आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है? एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 की तरफ होता है। ठीक है बच्चों? तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया भाई, क्या होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये हम लोग का नेक्स्ट बेसिक फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो अगर मैं कोई भी ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो बेसिकली एक खास टाइप का फंक्शन होता है जिसमें जो भी आप इनपुट डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी वही आएगा। मतलब अगर आप सोचते हो कि मैं इनपुट 5 डाल रहा हूँ तो आउटपुट 5 आएगा। अगर आप सोचते हो कि इनपुट 100 डाल रहा हूँ तो आउटपुट 100 आएगा। यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट है इस फंक्शन के लिए, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है? डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। अगर रेंज की बात करूं तो y बिलोंग्स टू r, यानी कि रेंज भी सारी वैल्यू। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों इसका, तो इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के बराबर होता है। मतलब ये जो हम लोग का ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स लाइन के बराबर होता है। एक और चीज तुमको मैं बता दूं कि यहाँ पर जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एफ एक्स को y की तरह ट्रीट करते हैं बच्चों, एफ एक्स को हम y की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपने क्लास 10th में 11th में
जैसे कोई ग्राफ डिस्कस किया होगा, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये ग्राफ बिल्कुल इक्विवेलेंट है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ग्राफ ड्रॉ करते हुए fx को हम y मान के चलते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हम लोग का आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसको पहले तुम लोग कर लो, उसके बाद हम लोग आते हैं स्पेशल फंक्शन। ओके भाई, तो अब हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है भाई हम लोग के लिए, है ना। बड़ा अच्छे से ध्यान से देखना क्या होता है स्पेशल फंक्शन, कैसे डिफाइंड किया गया है, ठीक है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए सब मैं बताऊंगा एक एक करके। तो स्पेशल फंक्शन, तो बच्चों स्पेशल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो है मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन क्लास 11th में तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले ले रहा हूँ। तो भाई मॉडुलस फंक्शन क्या था, याद करते हैं क्लास 11। तो बच्चों मॉडुलस फंक्शन था fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम मॉड अप्लाई करें वो मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x मेरा मॉडुलस फंक्शन, और आपको याद होगा कि इसको हम लोगों ने 3 तरीके से डिफाइन किया था, -x, 0 और x, ठीक है ना। -x डिफाइन किया था जब x नेगेटिव होता है, 0 डिफाइन किया था जब 0 होता है, और x डिफाइन किया था जब x ग्रेटर देन 0 होता है। ये चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और ग्राफ की बात करें तो क्लास 11th हम लोग ग्राफ भी इसका डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ है, और x लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू -x का ग्राफ है। तो यानी कि ये जो ग्राफ है दिस वन है, और ये ग्राफ है fx इक्वल टू x, दोनों मिलकर fx इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ को डिफाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना ये कोई सिंगल फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में 3 फंक्शन है जिसको मिलाकर हम लोग एक सिंगल फंक्शन बनाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन यूज करें, आगे मैं उसको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो ये होता है, ठीक। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो x बिलोंग्स टू r होगा बच्चों, x की सारी वैल्यू प्रीडिफाइंड है। और रेंज की बात करूं तो ये बताओ कि जब क्लास 11th में मॉड पढ़ते थे तो मॉड का क्या मतलब होता था। मॉड का मतलब होता था मैग्नीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि किसी भी अगर फंक्शन पे मॉड अप्लाई हो जाए तो उसको क्या करती है, पॉजिटिव बना देती है। क्या बनाती है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बना देती है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है मेरे पास, अगर मान लो उस पर मैंने मॉड अप्लाई कर दिया तो वो नॉन नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेंज आएगी बच्चों वो आएगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो रेंज हम लोग का ये आएगा। अब जैसे हम लोगों ने fx इक्वल टू मॉड ऑफ x की बात की, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि मॉडुलस फंक्शन का ये तो बेसिक फंक्शन है, लेकिन किसी भी पे मॉड अप्लाई हो जाए तो वो मॉडुलस फंक्शन बन जाता है। जैसे fx इक्वल टू मॉड ऑफ gx, ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो इसकी भी 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। -gx होगा जब gx लेस देन 0, 0 होगा जब gx 0, और gx होगा जब gx ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो उस 2 लाइन के बीच का जो फंक्शन है बेटा, जो लाइन के बीच का जो फंक्शन है gx, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे ये चीज डिपेंड करेगा। अगर gx नेगेटिव है तो ये -gx बन जाएगा, ये वाला -gx बन जाएगा। अगर gx 0 है तो ये वाला 0 बन जाएगा। अगर gx ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ gx gx बन जाएगा। यानी कि
आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर वाला कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफाइन करना, ठीक है भाई। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, जी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो भाई ये माइनस जी एक्स के बराबर है, यानी कि ये वाला टर्म माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। लेकिन कब होगा भाई, जब जी एक्स नेगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकाले, x की अगर मैं यहां पर वैल्यू निकालता हूं तो ये आता है x माइनस 1 से 1, यानी कि ये फंक्शन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। कब होगा, जब x माइनस 1 से 1 है। दूसरा ये जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो। और ये जीरो कब होगा भाई, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन। तो किसी मॉडुलस फंक्शन को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो ये चीज करना होता है कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर होगा तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को नेगेटिव होना चाहिए, यानी x को माइनस 1 से 1। दूसरा ये जीरो होगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो होगा, यानी x प्लस माइनस 1। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन माइनस 1। तो बच्चों ये जो चीजें मैंने आपको बताई है आगे बहुत काम आने वाला है, इसको तो बहुत अच्छे से समझ जाओ तुम लोग, क्योंकि आगे फंक्शन में ये चीज बहुत मिलेगी हमें, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन उसको डिफाइन करना, ठीक है ना। इसलिए जो चीज मैंने अभी बताया है बड़े अच्छे से उसको समझ जाओ, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, कॉपी में एक दो बार करो, लेकिन चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस पे एक दो और क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि तुम लोग को मॉडुलस से जो डर है वो डर हट जाएगा, ठीक है। ताकि आगे जब फंक्शन में मॉडुलस मिलेगा तो तुम्हें डर मिलेगा कि हाँ सर मॉडुलस है तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले इसको कर लो। ओके, तो अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल ही दे देता हूँ ताकि चीज़ें तुम लोग के लिए थोड़ा सा मैं आसान बना, ठीक है। हालांकि मैंने बताया है लेकिन दो तीन एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। डिफाइन फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है बच्चा। तो भाई हम फॉलोइंग फंक्शंस को डिफाइन करने वाले हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। एंड तीसरा एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स का, ठीक है बेटा। ये तीन फंक्शन है जिनको डिफाइन करना है। अब एक एक करके करते हैं। पहला तो भाई जब इस फंक्शन को डिफाइन करोगे आप तो हम इस फंक्शन एफ एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं ये जरा बताओ। ये तब लिख सकते हैं जब अंदर वाला नेगेटिव क्या हो, नेगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो -1 से लेकर 2 के बीच में। जीरो की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जीरो होगा, तब ये जीरो होगा, यानी x की वैल्यू -1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। यानी कि x जो है ग्रेटर देन 2 और x लेस देन। तो इस तरीके से हम लोग अपने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। चीजें अच्छे से समझ जाओ
कि ये वाला माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बनेगा अगर अंदर वाला नेगेटिव है। ये जीरो होगा जब अंदर वाला नेगेटिव जीरो है। ये पॉजिटिव और अंदर वाला पॉजिटिव है, मतलब पूरा का पूरा ये अंदर वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो मेरा फंक्शन है माइनस साइन एक्स, जीरो और साइन एक्स होगा। माइनस साइन एक्स की बात करें तो ये तब होगा जब साइन एक्स लेस देन जीरो। ये जीरो कब होगा जब साइन एक्स इक्वल टू जीरो, और ये साइन एक्स कब होगा जब साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब साइन एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है बच्चों, जरा बताओ मुझे, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव? थर्ड एंड फोर्थ में। इसका मतलब जो एक्स होगा बेटा वो मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई से लेकर 2 पाई। ठीक है। साइन एक्स जीरो कब कब होता है, एक्स जब पाई या 2 पाई। साइन एक्स पॉजिटिव का होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से लेकर पाई तक। ठीक है। ये जो मैंने डिफाइंड किया वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, लेकिन एक्चुअल में ये सेकंड, मतलब ये रिपीटिशन भी होता है। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, 2 पाई से 4 पाई में फिर से डिफाइन करेंगे, 4 पाई से 6 पाई में फिर से डिफाइन करेंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जस्ट मैंने 0 से 2 पाई के लिए फंक्शन को डिफाइन किया। पहले बता दूं 0 से 2 पाई के लिए, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि सर आगे क्यों नहीं किया, तो आप आगे भी इसी तरह से 2 पाई से 4 पाई के लिए कर सकते हो, 4 पाई से 6 पाई के लिए कर सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है बच्चों वो है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स। तो मॉड ऑफ एल एन एक्स है, यानी कि ये माइनस एल एन एक्स, 0 और एल एन एक्स होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, माइनस एल एन एक्स तो तब होगा जब एल एन एक्स लेस देन 0 हो, जब एल एन एक्स यहाँ 0 हो या एल एन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। अब एल एन एक्स नेगेटिव कब होता है, एक्स की कौन सी वैल्यू, जरा सोचो। लॉग जो है वो कब नेगेटिव होता है, लॉग नेगेटिव होता है जब मेरा नंबर 0 से 1 के बीच में। ठीक है। यानी कि x अगर मेरा 0 से 1 होगा तभी नेगेटिव होगा। चाहो तो तुम लॉग का ग्राफ देख लो, 0 से 1 में वो नेगेटिव आता है। ठीक है। तो इसका मतलब x जो है वो 0 से 1। ln x 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। और ln x पॉजिटिव कब होगा, जब x मेरा ग्रेटर देन। तो ये है इसका डेफिनेशन। इस तरह से डिफाइंड किया जाता है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शंस के मॉडल। ठीक है। आई थिंक अब तो चीजें तुम लोग को क्लियर हो गई होंगी कि कैसे मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइंड करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे जब भी हम लोग ऐसे मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे चीजों को याद करेंगे। तो आज तुम लोग का काम यही भी है कि थोड़ा सा इसको वापस रिवाइज कर लेते। ठीक है बच्चों, बी सीरियस। कोई भी लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक लेक्चर इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो आगे हम लोग को यूज करना है। सो प्लीज बी सीरियस एंड प्रैक्टिस भी उसके साथ। ठीक है। तो इसको पहले कर लो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट स्पेशल फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट स्पेशल फंक्शन हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन भी क्लास 11th में बताया जाता है बच्चों आप लोग को, इसलिए ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हो, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर इस चीज़ को रिवाइज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पहले इसकी बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, ये डिफाइंड हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जहाँ पे
बॉक्स हमेशा GIF को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है मेरे पास तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है उसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसकी नियर अबाउट जो इंटीजर वैल्यू उसकी, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखे हैं f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो ये x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है भाई। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो बॉक्स जो है वो किसी भी फंक्शन पे अगर लग जाता है तो सिर्फ आपको आउटपुट इंटीजर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, यानी y बिलोंग्स टू i, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं कि ग्राफ कैसा होगा। हालांकि ये ग्राफ कहीं टर्मिनेट तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट में इसका ड्रॉ कर रहा हूं, आगे इसी तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में देखा जाए, अगर मैं x 0 से 1 रखूंगा तो आउटपुट मुझे 0 आएगा, है ना। तो इसलिए 0 से 1 के बीच में ग्राफ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। 0 से 1 के लिए हम लोग का जो ग्राफ है x एक्सिस पर होगा, 1 से 2 के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, 2 से 3 के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, 3 से 4 के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और इसी तरह से वो आगे कंटिन्यू रहता है। ये ग्राफ कुछ बच्चों इस तरह से भी ड्रॉ होता है। तो ये जो ग्राफ है ना उसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ हम लोग को स्टेप की तरह दिखता है, यानी सीढ़ी नुमा दिखता है, इस वजह से हम इसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कई कई स्टेप अप फंक्शन मेंशन करते हैं, लेकिन जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको याद रखना है, पहली बात ध्यान रखना। आप चाहो तो ग्राफ को याद रख लो, या कैसे निकाला है वो तरीका मैंने बता दिया। x को 0 से 1 रखो, फिर 1 से 2 रखो, फिर 2 से 3 रखो, फिर 3 से 4 रखो, और देखते जाओ कि क्या क्या वैल्यू दे रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों, ये प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से याद रखना क्योंकि बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे हम लोग को पहले जो x होता है बच्चों, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखना x जो होता है हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 तक होगा। चाहे तुम करके देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे अच्छा मान लो x की वैल्यू 5.61 है, तो इसका GIF क्या होगा भाई, हम लोग निकाले है ना, 5 होता है। जो जस्ट नियर इंटीजर है वही इसकी वैल्यू होती है। तो 5.61 का नियर इंटीजर कौन सा है भाई, 5 है। लेकिन आप लोग ऐसा 6 क्यों नहीं लिया, तो बेटा उससे छोटा लेना होता है ना कि बड़ा लेना होता है। मतलब 5.61 से छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर हो तो 5 हो गया। अब ध्यान से देखो, हम लोग का 5.61 जो है वो क्या हो रहा है, 5 से बड़ा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 से छोटा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरा क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोग का x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। दूसरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है बेटा वो x माइनस 1 से लेकर x तक होता है। चाहो तो यहाँ भी वैल्यू पुट करके देख लो, चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी। जैसे यहाँ पर अगर 2.12 रख लो
तो भी ये चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना। जैसे x की वैल्यू तुम यहाँ पर ले लो 0.2, यहाँ रख के देखो जरा 1.21 माइनस 1, 1.21 का GIF और 1.21, तो ये कितना हो गया 0.21 और ये 1 और ये देखो क्या 1.21, तो देखो 1 की वैल्यू इसके बीच में ही आती है, तो ट्रू है ना ये प्रॉपर्टी। हालांकि इसे इस तरह से मैं करवा दे रहा हूँ, लेकिन बस तुमको याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर है, बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर है, तो इंटीजर बॉक्स के बाहर आएगा। इस बात को ध्यान रखना, उस इंटीजर का नेचर क्या, उसकी वैल्यू क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बॉक्स के अगर इंटीजर अंदर इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आएगा, ठीक है। तो अगर n मेरा इंटीजर है यहाँ पर, तो n मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसको क्या लिखेंगे, बॉक्स के अंदर x प्लस बॉक्स ऑफ x, क्या लिखोगे इसको। तो भैया ये बात ध्यान रखना कि अगर बॉक्स के अंदर कोई भी बॉक्स दिख जाए, कोई भी इंटीजर दिख जाए, तो वो बाहर आएगा। तो ये जो बॉक्स है ना बेटा, ये बॉक्स ये अंदर नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तो ये बॉक्स से जंप कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से, यानी 2 टाइम्स ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, विश्वास करो। आगे मैं करा दूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, इसकी दो वैल्यू होती है 0 और -1। 0 तब होगा जब x इंटीजर होगा और -1 तब होगा जब x इंटीजर, ठीक है। चाहो तो कोई वैल्यू तुम यहाँ पर पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये 0 और -1 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी बच्चों मैंने आपको तो बताई है, ठीक है, ये जो 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उसको अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे बहुत काम है, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये जो भी प्रॉपर्टी मैंने x को लेकर बताई है, ध्यान से सुन लो इस चीज़ को भाई, ठीक है। मतलब ये मत बोलना कि आगे सर आपने बताया नहीं था पहले, इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ कि अगर जो भी प्रॉपर्टी मैंने x को लेकर बताई है, वो प्रॉपर्टी तुम x की जगह gx को रखकर कर सकते हो, या x की जगह fx को रख के कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूं तो कोई गलत नहीं होगा कि fx जो है बच्चों वो मेरा कह सकते हो, ठीक है। या अगर तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी मैंने x को लेकर बताया है, x की जगह fx रख दोगे तो भी ये प्रॉपर्टी काम करेगी, ठीक है भाई। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सो ना ये हो गया भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल फंक्शन में, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक्चुअल में हम लोग ये फंक्शन भी पढ़े क्लास 11th में, ठीक है।
तो अगर हम लोग एफ एक्स को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स, तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं बच्चों, तो डोमेन x बिलोंग्स टू R होता है, x की सारी वैल्यू की। रेंज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है किसी भी नंबर के लिए 0 से 1 के बीच में ही राइज करती है। ठीक है, हमेशा 0 से 1 होगा, चाहे आप x कुछ भी रख दो, चाहे x कितना भी बड़ा रख दो, चाहे कितना भी छोटा रख दो, कोई मतलब नहीं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 से 1 है। अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करने की बात करूं तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। हालांकि ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कंटिन्यू रहेगा, टर्मिनेट कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो इस तरह से कंटिन्यू रहता है बच्चों। ठीक है, इधर भी ड्रॉ होगा और इधर भी ड्रॉ होगा। ठीक, और ये जो फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में हमेशा ड्रॉ किया जाता है। ठीक है ना, और हर एक आप देखोगे हर एक लाइन एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल। तो ये खास टाइप का फंक्शन है जिसको हम पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। आगे मैं जब पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस करूंगा या पीरियड ऑफ फंक्शन को डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा कि एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और यहाँ पर इसकी पीरियड क्या होती है। ठीक है, तो उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल नहीं। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। फर्स्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है बच्चों, ये तो हमेशा 0 से 1 होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। दूसरा कि अगर किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो हमेशा 0 आता है। ऑब्वियस है यार, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1, और 0 से 1 के बीच के कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। सिंपल है कि नहीं भाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो 0 से 1 के बीच में आता है ना, ये क्या आता है 0 से 1 के बीच में आता है। तो अगर ये 0 से 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर किसी इंटीजर पार्ट का या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो वो भी 0 होगा। जैसे ये तो एक इंटीजर है बच्चों, और किसी भी इंटीजर में डेसिमल पार्ट तो होता नहीं या फ्रैक्शन पार्ट तो होता नहीं, तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए भी 0। ठीक है, फोर्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, इसकी भी दो वैल्यू होती है 0 और 1। ठीक है, 0 तब होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर और 1 तब होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने का तरीका पहले वाला रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है बच्चों। तो ये बताओ, मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह यहाँ पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रख सकता हूँ, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x की जगह मैं माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x रख सकता हूँ। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी भाई, -1 थी ना, आ गया 1, देख रहे हो। इस तरीके से इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी लिख दे रहा हूं,
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस एन, एन एक इंटीजर है, अगर हम x प्लस एन पे फ्रैक्शन पार्ट लेते तो इट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। x यहाँ पर हमेशा जो है n एक इंटीजर को डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का ये जो है इसके बराबर होता है, इस चीज़ को ध्यान। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप लोग को याद रखना है अच्छे से, क्योंकि आगे हम लोग को बहुत काम आएगा बच्चों ये चीज़, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो तुम लोग। ओके, तो ये हो गया भैया हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। एंड नेक्स्ट लास्ट हम लोग का जो स्पेशल फंक्शन है बच्चों, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ। उसके बाद स्पेशल फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट हम लोग का स्पेशल फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है, और इसको 12th में ये लोग पढ़ते हैं यूजुअली। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो f(x) इक्वल टू SGN ब्रैकेट में x। SGN ध्यान रखना, SGN हमेशा सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ये सिग्नम क्या है, x है। तो सिग्नम ऑफ x जो है वो एक्चुअली मॉड ऑफ x अपॉन x को रिप्रेजेंट करता है, और ये फंक्शन भी जो है वो 3 वैल्यू देती है, ठीक है। वो देती है 1, 0, -1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x 0 है और x, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन हमेशा ध्यान रखना उसकी 3 वैल्यू होती है, 1, 0 और -1। 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, और -1 कब होगा, जब x लेस देन 0। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, तो ये ग्राफ कुछ कांस्टेंट फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे देखो इस तरह, ठीक है भाई। x ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल y इक्वल टू 1 हो गया, x अगर लेस देन 0 है तो y इक्वल टू -1 हो गया, और x इक्वल टू 0 पे। तो एक कांस्टेंट फंक्शन का ही नेचर होता है, मतलब 2 कांस्टेंट फंक्शन को मिला दिया तो एक तरह से सिग्नम फंक्शन हो जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक जनरलाइज रूल निकालना चाहता हूँ, एक जनरल सिग्नम फंक्शन लिखना चाहता हूँ, जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन भी 3 वैल्यू दे सकता है, कौन कौन सी, 1, 0, -1। ये 3 वैल्यू दे सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा देगा, ठीक है। और 1 तब देगा जब gx ग्रेटर देन 0 हो, 0 तब देगा जब gx 0 हो, और gx ये -1 तब देगा जब gx, समझ में आया। मतलब सिग्नम ऑफ gx जो है वो 1, 0 और -1 देगा, लेकिन 1 तब देगा जब gx ग्रेटर देन 0, 0 तब देगा जब gx 0, और -1 तब देगा जब gx लेस देन। अब इसका एक एग्जांपल मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो सिग्नम ऑफ x² + 1, ठीक है भाई। तो सोचो, आप कहते हो कि इसकी 3 वैल्यू होनी चाहिए, 1, 0 और -1। 1 तो तब होगा जब x² + 1 ग्रेटर देन 0, ये 0 तब हो जाए, ये 0 और x² + 1। अब हम पहले केस की बात करें तो x² + 1 जो बेटा वो x की सारी वैल्यू के लिए है, होता है कि नहीं होता है। x² + 1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा, x बिलोंग्स टू r के लिए। लेकिन ये 0 तो कभी नहीं हो सकता भाई, ये 0 होगा कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x² + 1 हमेशा पॉजिटिव है और जिसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। उसी तरह से ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता,
इसका मतलब सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 1 के बराबर होता है ऑलवेज, चाहे आप एक्स कुछ भी रख लो। ठीक है भाई, चाहे आप कुछ भी रख लो, ये हम लोग का हमेशा 1 के बराबर है। तो ये है सिग्नम ऑफ एनी फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्लास पे मैं कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अच्छा, ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और थोड़ा सा तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए इस फंक्शन पे। क्योंकि क्या है, इस फंक्शन से सभी बच्चे डरते थे, आपको मैं बता दूं 99% बच्चे सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से डरते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है या प्रॉब्लम को दिक्कत होती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा दूँ, ताकि कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट या सिग्नम फंक्शन को देखो तो डरो मत, क्योंकि फंक्शन में जब भी आपको मिले आप आराम से उसको सॉल्व करो। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करो और हो सके तो शेयर करो जितना हो सके, और कमेंट भी करो, क्योंकि देखो आपके कमेंट पढ़ने में मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट पे फोकस करूँ। और सो प्लीज़ इसको जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज का इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसी को। ठीक है, नए प्रॉब्लम के साथ और नए एक जोश के साथ। ठीक है, तो आज के इतने रखते हैं। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।